So hello guys, let us start the solutions of paper 1 JEE Advanced 2019, the second section, section 2, which is more than one correct section. जनरली जेई एडवांस के पेपर का जो मेन पोर्शन होता है वो यही होता है, मोर देन वन करेक्ट, मल्टी करेक्ट। यहाँ चीज़ें थोड़ी सी बच्चों को टफ लगती हैं, बट मेरी बात मानिए, ये पेपर 2019 का है। जैसा कि मैंने सेक्शन 1 के पहले ही आपको बताया कि इसमें अगर आप एनसीईआरटी लेवल भी ठीक ठीक से पढ़े हुए हो तो 50 से 60 नंबर हंस के आ सकते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ। तो चलो सॉल्यूशंस देखते हैं इसके पेपर 2 के। जी हाँ, और इसके पहले एक बार फिर से मैं बताना चाहूँगा कि जो भी बच्चे अभी नए हैं, जिनको ये एडवांस लेवल कंटेंट पसंद आ रहा है, तो वो अगर फुल कोर्सेज चाहते हैं तो केम IIT ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उसके अंदर आपको जो भी कोर्सेज आपके लिए सूटेबल लगता है वो आप मोस्ट अफोर्डेबल प्राइजेज में पा सकते हैं। 25 वाले बच्चों को रिकमेंड करूंगा। कंप्लीट कोर्सेज, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, तीनों कोर्सेज सबके सिलेबस ऑलरेडी डन है। फिजिकल केमिस्ट्री चल रहा है जो कि अप्रैल तक ख़त्म हो जाएगा। और 24 वाले बच्चों के लिए हाईली रिकमेंडेड कोर्स है प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स, जिसमें हम करने वाले हैं 600 प्लस एडवांस प्रॉब्लम्स विथ सॉल्यूशंस। कंप्लीट इस तरह से ही आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे। आप एक बार जाके चेक कर सकते हो ऐप में, वहाँ आपको लिस्ट दिख जाएगी। बहुत सारे क्वेश्चंस अपलोड हो भी चुके हैं और फर्दर अभी इस महीने और नेक्स्ट मंथ तक ऑलमोस्ट 600 क्वेश्चंस अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए भाई देखा जाए सेक्शन 2 में क्या खास है। सो मोर देन वन करेक्ट। सो दिस द फर्स्ट क्वेश्चन। अब आप देखिए यहाँ पर क्या बातें हो रही हैं। इट सेज अ टिन क्लोराइड क्यू। जैसे ही आप टिन क्लोराइड की बात सुनते हो आपके मन में दो ही बातें आती हैं, एक SnCl2 और एक SnCl4। स्पष्ट है ये, एक SnCl2 और एक SnCl4 ये आता है। अब SnCl4 फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता क्योंकि वो ऑब्वियसली +4 है। अब आप जैसे ही देखते हो ऑप्शन नंबर 3 को, ये जो थर्ड पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ क्यूप्रिक आयन क्यूप्रस में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब क्यूप्रिक आयन रिड्यूस हो रहा है। अगर वो रिड्यूस हो रहा है तो सामने वाला ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, क्यू ऑक्सीडाइज हो रहा होगा। SnCl4 ऑक्सीडाइज हो नहीं सकता, तो तय है ये बात कि जो क्यू है वो कोई और नहीं SnCl2 है। बिल्कुल दिख गया, क्लियर है बात ये। तो क्यू तो पता चल गया, इट इज SnCl2। अब रिएक्शंस में बताता हूं। SnCl2 ने क्लोराइड लिया तो क्लोराइड लेकर ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा SnCl3-। देन SnCl2 में Me3n क्या करेगा, Me3n कुछ नहीं, SnCl2 के पास वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं तो n अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा उसके साथ, एक्टिंग एज अ लुईस बेस। सो इट विल बी SnCl2 प्लस NMe3। इट विल बी सिंपली SnCl2 coordinated with NMe3, कोऑर्डिनेटेड विथ NMe3। ऑब्वियसली कोई आयनिक रिएक्शन नहीं होगा, एक ऐसा एडक्ट बन जाएगा। और ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। SnCl2 है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, इट इज SnCl2 विथ क्यूप्रिक आयन, इट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज टू SnCl4 एंड क्यूप्रिक आयन क्यूप्रस आयन में कन्वर्ट हुआ। तो ये भाई आपके सामने पूरे रिएक्शंस स्पष्ट रूप से लिखे हुए। अब आ जाइए ऑप्शंस पढ़िए। X इज अ मोनो एनायन हैविंग अ पिरामिडल ज्योमेट्री। चलो X के बारे में भी बता दिया है, इसके बारे में भी बता दिया है। ऑल्दो जो थोड़ा बहुत रिएक्शन का नॉलेज रखता है उसको भी पता होगा कि भाई इसमें SnCl3- ही बनना है, बट इन्होंने बता दिया है कि वो मोनो एनायन है, पिरामिडल ज्योमेट्री है, Y और Z न्यूट्रल हैं। अरे भाई और क्या बचा, सब कुछ तो बता दिए हो। Y और Z न्यूट्रल हैं तो ये तो इसके बिना भी आप ये कर सकते थे, पता ही है क्या होना है। नाउ द सेंट्रल एटम इन X इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। X कहाँ है, X
SnCl3 माइनस का जब आप स्ट्रक्चर बनाएंगे, Sn कार्बन फैमिली से बिलोंग करता है। आई होप आपको स्ट्रक्चर बनाना आता होगा, शुरुआत के समय में ही आप सीखते हैं केमिकल बॉन्डिंग में। दिस इज SnCl3 माइनस, पिरामिडल शेप है, अमोनिया काइंड ऑफ दिख रहा है, और हाइब्रिडाइजेशन अगर आप Sn की बात करें तो sp3 होगा। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन बिल्कुल ठीक। There is a coordinate bond in Y, obviously there is a coordinate bond in Y, you can see the oxidation state of the atom in Z is +2. How it could be +2? कैसे हो सकता है +2? ये तो SnCl4 है, ये +4 है, ये काट दो। The central atom in Z has one lone pair of electrons. Again SnCl4, Sn belongs to carbon family, चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन यूज अप हो चुके हैं, कोई और एक्स्ट्रा लोन पेयर वेन पेयर नहीं बच रहा है। तो करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज A एंड B। ये देखो, कुछ और पेपर्स देखोगे तो हो सकता है ऑप्शन थोड़े ऊपर ऊपर नीचे शफल्ड हो, आप थोड़ा स्टेटमेंट पढ़ के चेक करिएगा। तो अगर ये स्टेटमेंट्स हैं तो करेक्ट आंसर इज A एंड B, ऑल्दो ये ऑफिशियल पेपर ही है शायद। अब कहाँ से ये पेपर डाउनलोड हुआ है मुझे नहीं पता इसलिए, लेकिन फिर भी ऑफिशियल पेपर ही है ये। ओके ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, एंड दिस इज क्वेश्चन 6। देखो अगेन इनऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं, इसी वजह से मैं कह रहा था चलो ठीक है, इनऑर्गेनिक रिएक्शन एक पॉजिटिव है इस पेपर का। इट सेज फ्यूजन ऑफ MnO2 विथ KOH। KOH को फ्यूज किया जा रहा है MnO2 के साथ, तो ये भी देखो अब रिएक्शन ही है। अब इन दोनों का जब फ्यूजन किया जाता है ना, मतलब कोई एक्वस वैक्वस सॉल्यूशन नहीं, फ्यूज्ड KOH को डाला जा रहा है, हाईली बेसिक कंडीशंस होती हैं। और ये बात आपको पता होगी, पता होनी चाहिए कि जब बेसिक कंडीशंस होती हैं, MnO2 जो है वो किस में ऑक्सीडाइज होता है? जी हाँ, वो मैंगनेट आयन में कन्वर्ट होता है। मैंगनेट आयन रहता ही तब है सॉल्यूशन में, मैंगनेट आयन सॉल्यूशन में रहता ही तब है जब सॉल्यूशन काफी बेसिक हो। जब सॉल्यूशन काफी बेसिक हो तभी मैंगनेट आयन आपका सॉल्यूशन में रहता है। तो बहुत सीधी बात है कि इट विल फॉर्म मैंगनेट आयन MnO4 2- having oxidation state of +6, having oxidation state of +6. Then it says in presence of O2 obviously oxidize हो रहा है, तो अब KOH तो oxidize करेगा नहीं, तो O2 रहा होगा। To produce a salt W, अच्छा अब salt बन रहा है तो ये रहा होगा तुम्हारा K2MnO4, ठीक है, ये रहा तुम्हारा salt, this is salt W, fine. Alkaline solution of W on electrolytic oxidation, अच्छा अब इसका ऑक्सीडेशन कराना है। तो अब ये भी खैर पढ़ा हुआ रिएक्शन होता है, बट अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो थोड़ा सा आप गैस वर्क से भी कर सकते हो, सही हो जाएगा। गैस वर्क से भी कर सकते हो, सही हो जाएगा। क्या होना है यहाँ पर, क्या हो सकता है? तो बहुत सीधी बात है बेटा, KMnO4 ही आपके पास एक ऑप्शन बचता है। Mn+6 से एक हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट एक ही पॉसिबल है, एंड दैट इज MnO4-, दैट इज +7। तो इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन इसका कराएंगे आप, एंड इट विल गेट कन्वर्टेड टू MnO4-। सो इट विल बी एक्चुअली KMnO4, अगर सॉल्ट की बात की जाए तो इट इज एक्चुअली KMnO4। electro yields another salt X. Okay, the manganese containing ions present in W and X, manganese containing ion, obviously the anions talking about, are Y and Z। जबरदस्ती ये लाइन जोड़ा गया है, कोई मतलब नहीं था इसका, फालतू का लाइन है ये। यहाँ सॉल्ट है, अब सॉल्ट के अंदर के आयन के लिए कुछ W और X को फिर Y और Z लिखा जा रहा है। तो मुद्दे की बात यह है कि इसका जो मैंगनेट आयन था उसको Y बोला जा रहा है। Y इज योर मैंगनेट आयन एंड Z इज योर पर मैंगनेट आयन। क्लियर है ये बात? Z इज योर पर मैंगनेट आयन MnO4- +6 +7 ऑक्सीडेशन स्टेट्स।
चलिए ऑप्शंस आ जाते हैं। इन एक्वस एसिड सोल्यूशन वाई अंडरगोज डिस्प्रपोर्शनेशन। जी हाँ, ये सही बात है। आपने ये रिएक्शन पढ़ा होगा कि जब आप इसको एसिडिफाई करते हैं ना मैंगनेट आयन को, तो ये पाइरोल्यूसाइड के ब्लैक रेसिड्यू को छोड़ता है और MnO4 माइनस पर मैंगनेट में ऑक्सीडाइज हो जाता है जब आप इसको पानी के साथ थोड़ा एसिडिक मीडिया देते हैं। सो इट फॉर्म्स MnO4 माइनस एंड MnO2 डिपॉजिट हो जाता है नीचे, डिस्प्रपोर्शनेशन करता है। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पढ़ाते वक्त भी मैंने आपको जोर दिया था इस रिएक्शन पे कि ये जो सीरीज है मैंगनेट आयंस के रिएक्शंस की, पर मैंगनेट आयंस के रिएक्शंस की, सीरीज को थोड़ा सा आप सीरियसली देखेंगे, ठीक है। Both Y and Z are colored and have tetrahedral shape. Yes, actually they are colored and they have tetrahedral shape. KMnO4 minus, that is MnO4 minus, it is pink purple in colored, and MnO4 2 minus, ये थोड़ा सा ग्रीन, डार्क ग्रीन, दूर से देखोगे तो ब्लैक टाइप भी दिखता है, बट डार्क ग्रीन आप बोल सकते हो, डार्क ग्रीन कलर का होता है, तो बोथ आर कलर्ड, फाइन। Y is diamagnetic and Z is paramagnetic. Z क्या है? अरे यार ये तो Mn+7 है ना, Mn+7 में तो कोई d इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, ये तो d0 हो गया। और अगर d0 है तो पैरामैग्नेटिक कैसे होगा? बकवास बात है, ये उल्टा लिखा है। d1 है वो आपका Mn+6, तो d1 है तो कुछ भी हो जाए पैरामैग्नेटिक ही रहेगा, ये उल्टा लिख दिया है, इसलिए ऑप्शन ठीक नहीं है। In both Y and Z, pi bonding occurs between p orbital of oxygen and d orbital of manganese. जी हाँ, सभी में d pi p pi bonds हैं, d pi p pi bonds हैं, obviously because हाइब्रिडाइजेशन दोनों की sp3 है, तो अब कोई p sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो सेंट्रल एटम का कोई p तो बचा नहीं है। देखो मैं असल बात बताऊं तो हाइब्रिडाइजेशन की भी मैं बात बताऊं अगर, तो जब आप ढंग से पढ़ते हैं तो ये भी मैंने आपको बताया, नॉर्मली एनसीईआरटी में sp3 हाइब्रिडाइजेशन बोला गया है, बट ये पढ़ाते समय मैं आपको बताया मैंने कि ये हाइब्रिडाइजेशन इसमें क्या होती है, d3s हाइब्रिडाइजेशन होती है, ठीक है। देखा जाए तो हाइब्रिडाइजेशन इसमें d3s हाइब्रिडाइजेशन होती है, दिस द हाइब्रिडाइजेशन, ये हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर होती है। बट अब यहां पर बोला जा रहा है कि Y और Z में पाई बॉन्डिंग अकर्स बिटवीन p ऑर्बिटल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड d ऑर्बिटल्स ऑफ मैंगनीज। तो ठीक है, आप इसको मान सकते हैं सही, p ऑर्बिटल्स और d ऑर्बिटल के बीच में पाई बॉन्डिंग हो रही है, आप इसको मान सकते हैं, दिस इज योर पर मैग्नेट आयन। बट एक्चुअली में जो हाइब्रिडाइजेशन इसकी बोली जाए तो वो d3s होती है, बट एनसीईआरटी में शायद sp3 है मेंशन्ड और बहुत सारी बुक्स में sp3 लिखा रहता है, बट सिंस ये JEE एडवांस का पेपर है तो आप इसमें d3s मानिए, दैट विल बी बेटर। तो फिर इस ऑप्शन का क्या करें? पाई बॉन्डिंग अकर्स बिटवीन p ऑर्बिटल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड d ऑर्बिटल्स ऑफ मैंगनीज, इसको क्या करें? तो देखो, अगर आप d3s हाइब्रिडाइजेशन मान रहे हो, अगर आप d3s हाइब्रिडाइजेशन मान रहे हो तो आप कुछ ऐसी बात कर रहे हो। अब d3s हाइब्रिडाइजेशन में d ऑर्बिटल्स कौन से होते हैं? वो नॉन एक्सियल वाले dxy, dyz और dzx, ये होते हैं, ये होते हैं आपके d ऑर्बिटल्स जो पार्टिसिपेट करते हैं, वो ये होते हैं। तो अगर ये d ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो जो बचा हुआ d ऑर्बिटल है वो है dx² y² और dz²। क्या ये पाई बॉन्ड बना सकते हैं? हाँ बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बना सकते हैं पाई बॉन्ड। तो ये तीन ऑर्बिटल्स आपके यूज हुए, दिस इज योर 3d, देन कम्स 4s, then comes 4s and then 4p, then 4p। तो अब ये दो ऑर्बिटल्स आपके खाली हैं जो कि पाई बॉन्डिंग कर सकते हैं। अगर असल मायनों में मैं कहूं तो ये दो ऑर्बिटल्स आपके खाली है जो पाई बॉन्डिंग कर सकते हैं, dx² y² एंड dz²। तो इस हिसाब से आप बोल सकते हैं कि क्या यहां कोई p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन और d ऑर्बिटल ऑफ मैंगनीज ने पाई बॉन्ड बनाया है? तो हाँ ठीक है, बोल सकते हैं बनाया है, बट एक्चुअल बॉन्डिंग आपको मैंने इसकी समझाई, कुछ इस तरह से सोचिएगा, ओके। इसका एग्जाम्पल और भी कुछ मैंने टाइटेनियम के ऑक्साइड्स के बारे में भी बताया है, वो आपको मैंने
कोर्स के अंदर पढ़ाया हुआ है डिटेल में, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, तो इसका आंसर आपके पास आया ए, बी एंड डी, ये तीनों को आप सही मान सकते हैं। देन चूज द रिएक्शंस from the following options for which the standard enthalpy of reaction is equal to the standard enthalpy of formation। मतलब ये standard enthalpy of formation के definition पे based question है। क्या आप इसको NCERT बेस्ड नहीं बोलेंगे? बिल्कुल, ये NCERT लेवल। ये लीजिए एक और सवाल आपको मिला NCERT लेवल। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का फॉर्मूला यही है कि आपको एक मोल सब्सटेंस का बनाना है टेकिंग इट्स एलिमेंट्स इनटू स्टैंडर्ड स्टेट्स, ठीक है, सबको पता ही है। अब ये पहले वाले केस में H2O लिक्विड है लेकिन एक मोल नहीं बन रहा है, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं कहेंगे। यहाँ पर ठीक है एक मोल बन रहा है बट कार्बन को गैसियस लिया गया है, ऑब्वियसली कार्बन गैसियस उसका स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होता, कार्बन ग्रेफाइट सॉलिड ये उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। अच्छा, O3 का एलिमेंटल ऑक्सीजन मानते हैं और ऑक्सीजन का स्टैंडर्ड फॉर्म O2 गैसियस माना जाता है, ठीक है। तो O2 गैसियस से एक मोल ओजोन बनाया जा रहा है, सही बात है। SO2 सल्फर का एसेट मान सकते हैं सॉलिड, ठीक है। वैसे तो रोम्बिक होता है बट यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मान लीजिए रोम्बिक ही होगा। तो S8 सल्फर 1/8, ठीक है, क्योंकि एक मोल बनाना है प्लस ऑक्सीजन SO2, यस इट इज ऑल्सो करेक्ट। तो ठीक है, करेक्ट ऑप्शंस आर ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, एनसीईआरटी लेवल था ना, बिल्कुल आप मार्क्स जोड़ते जाइए। देखिए +4 इसमें आ गया। चलो ये वाला मैं थोड़ा सा रिएक्शन ठीक है, आउट ऑफ एनसीईआरटी रिएक्शन है शायद, इसलिए इसको मैं एनसीईआरटी लेवल नहीं बोल रहा। अब ये क्वेश्चन भी काफी आसान था, इसको भी आप एनसीईआरटी लेवल मान सकते हैं। ओके चलिए, मैं कोई भी बात हवे में नहीं कर रहा हूँ, मैंने कहा है 50 से 60 नंबर हंस के आ सकते हैं इसमें एनसीईआरटी पढ़ के, तो आप देख लीजिए। लेकिन ऐसा हर पेपर में नहीं होता, ठीक है, हर पेपर में नहीं होता, ये एक पेपर था बस। Which of the following are correct regarding root mean square speed and average translational kinetic energy of a molecule in a gas at equilibrium? अब ये गैस एट इक्विलिब्रियम बाय डिफॉल्ट आइडियल गैस मान लेता हूं मैं, ठीक है, बाय डिफॉल्ट आइडियल गैस मान लेता हूं। और URMS का फॉर्मूला क्या है सबको पता है, √8 RT/m, स्कूल लेवल के बच्चे को भी पता है। देन कम्स एवरेज काइनेटिक एनर्जी, इसको ऐसा E एवरेज से डिनोट किया हुआ है, 3/2 kBt, ये भी पता है, 3/2 kBt बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू T। चलिए पढ़िए, URMS is doubled when its temperature is increased 4 times। हाँ जी, 4 करेंगे तो 4 का √2 होता है, सबको पता है। E average मतलब एवरेज काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल is doubled when its temperature increases 4 times। ये 4 करोगे तो ये 4 होगा भाई, डबल नहीं होगा, गलत बात। E average at a given temperature does not depends upon its molecular mass। बिल्कुल, Kb एक कांस्टेंट है जो मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड नहीं करता, तो it strictly depend upon the temperature not on the nature of the gas, so it is a wrong statement। अच्छा, does not बोला है, does not बोला है तो correct statement, correct statement। URMS is inversely proportional to the square root of its molecular mass। URMS is inversely proportional to square root of its molecular mass। जी हाँ, ये भी एक correct statement है, and hence A, C, D these are the correct choices। देख लीजिए, NCERT लेवल था, बिल्कुल था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। Each of the following contains a set of 4 molecules, identify where all 4 possess permanent dipole moment at room temperature। डाइपोल मोमेंट बताना है। क्या ये बहुत टफ लेवल का सवाल है? जी बिल्कुल नहीं, चेक कर लीजिएगा, ये भी एनसीईआरटी स्कूल लेवल, ये भी सवाल एनसीईआरटी लेवल। चलिए चेक करिए, सबसे पहले BCl2 जैसा मॉलिक्यूल बता दिया है, बच्चे को पता है कि ये लीनियर होता है, और अगर लीनियर है तो डाइपोल मोमेंट डाइपोल वेक्टर्स कैंसिल हो जाने हैं, यहां पर चारों का चेक करने की जरूरत ही नहीं है। इधर आ जाओ, देखो BF3 दिख रहा है, दिखा? BF3 एक प्लेनर स्पीशीज है, एकदम सिमेट्रिकल
पूरी तरीके से डाइपोल वेक्टर्स कैंसल हो जाते हैं इसमें, और इसमें भी आप चारों मॉलिक्यूल्स को नहीं पाएंगे कि डाइपोल मोमेंट शो कर रहे हैं। चलिए बाकी बचे हुए दो ऑप्शंस को देखते हैं। NO2, जी हाँ NO2 में आ जाएगा बिकॉज आपके पास एक ऑड इलेक्ट्रॉन भी है और ऑक्सीजन बेंट स्ट्रक्चर है, तो यहां आ जाएगा। अमोनिया, बिल्कुल अमोनिया तो पोलर होता ही है, पता है अमोनिया तो पोलर होता ही है। एज अ सॉल्वेंट भी यूज करते हैं मेटल्स को डिसॉल्व करने में, तो पोलर प्रोटिक माना जाता है, तो ठीक ठाक डाइपोल मोमेंट है। POCl3 में तो एटम्स ही हेट्रो एटॉमिक है, थोड़ा एटम्स ही अलग अलग हैं, तो अब डाइपोल वेक्टर्स कैंसिल कैसे हो सकते हैं, कैसे कैंसिल होंगे? टेट्राहेड्रल है, ठीक है मानते हैं, बट एटम्स ही अलग है, बॉन्ड्स भी अलग हैं, बॉन्ड लेंथ्स भी अलग हैं, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट तो बचेगा ही। क्लोरोफॉर्म ऑब्वियसली नॉन जीरो होता है बिकॉज इट इज नॉट क्लोरोफॉर्म एक्चुअली, CH3Cl है, मिथाइल क्लोराइड है। यस इट हैज सम डाइपोल मोमेंट, कैसे जीरो होगा? एटम्स ही अलग अलग हैं, तो ये चारों नेट डाइपोल मोमेंट रखते हैं। SO2, चलो इसकी बात करें। SO2 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 बिल्कुल लोन पेयर है। SO2 yes it will have some dipole moment. This is क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन ऑब्वियसली डाइपोल मोमेंट होगा, देख लीजिए कैंसिल नहीं हो रहा है। अब मैं डाइपोल मोमेंट निकालना तो नहीं सिखाऊंगा आपको, भी ये सबको आता है। देन H2SE, H2SE बिल्कुल हाँ, यहाँ पर मैं आपको एक अलग बात बता सकता हूँ जो शायद आपको लोगों ने ना बताई हो। यहाँ पर क्या होता है बेटा कि ये जो लोन पेयर मोमेंट है ना, इसको नहीं कंसिडर किया जाता है बिकॉज यहाँ जो लोन पेयर है ये एक प्योर s ऑर्बिटल में होता है। बिकॉज ऑफ ड्रैगोज रूल यू माइट बी नोइंग, यहाँ कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती, तो ये प्योर s ऑर्बिटल में होता है। और अगर ऑर्बिटल प्योरली सिमेट्रिकल है, उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जैसे s ऑर्बिटल हो गया, इवन p ऑर्बिटल हो गया, जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिमेट्रिकल होती है तो उधर लोन पेयर मोमेंट नहीं माना जाता है, लोन पेयर मोमेंट नहीं माना जाता है बिकॉज जो वेक्टर बनाते हो आप, डाइपोल मोमेंट के वेक्टर्स जो आप बनाते हो, वो एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्शन को शो करने के लिए बनाते हो। आप इलेक्ट्रॉन क्लाउड के डिस्टॉर्शन को शो करने के लिए बनाते हो, और आप ये कहते हो जिधर इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा है उधर हेड बनाओ, डिस्टॉर्ट हुआ हुआ क्लाउड। तभी तो हम कहते हैं कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर लग गया तो वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच लेगा। ऑल्दो लेक्चर्स में ये सब और अच्छे से डिटेल में बताया है, बट वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच लेगा, और जिसकी वजह से वो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वहां डिस्टॉर्शन आएगा, और डिस्टॉर्शन की वजह से आप कहेंगे कि हाँ वो डाइपोल वेक्टर उधर बनता है। कुछ भी हो, अब ये बॉन्ड्स हैं, इनका बॉन्ड मोमेंट तो है ही, और बॉन्ड मोमेंट होने की वजह से इसको आप पोलर मान सकते हैं। BRF5 ऑब्वियसली पोलर है, BRF5 में क्या संदेह है। ये कुछ इस तरह से, और थोड़ा सा रिपल्सन है नीचे वाले लोन पेयर का, जिसकी वजह से ये बॉन्ड्स थोड़े उठ जाते हैं, बट अदरवाइज कैंसिल तो होने वाले हैं नहीं, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो ये और ये। सो B and D आर द करेक्ट आंसर्स, B and D आर द करेक्ट आंसर्स। बढ़ते हैं चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, एंड दिस इज फ्लैट क्वेश्चन फ्रॉम रेडियो एक्टिविटी। अब ये केमिस्ट्री का पोर्शन तो मैं नहीं मानता, मैंने पढ़ाया भी नहीं है, ये एक्चुअली आप फिजिक्स में बहुत करते हो, बट ठीक है केमिस्ट्री के पेपर में पूछा गया है, केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ाया जाता है, कुछ लोग पढ़ाते हैं, मैं रेडियो एक्टिविटी नहीं पढ़ाता, कोर्सेज में भी नहीं पढ़ाया हुआ है, क्योंकि फिजिक्स में आप रेडियो एक्टिविटी पढ़ लेते हो। ठीक है चलिए, तो क्वेश्चन सॉल्व करने में क्या जाता है, कर लेते हैं। लेवल देखिएगा सवाल का। सर ये भी एनसीईआरटी लेवल है ऐसा मत बोल देना। जी बिल्कुल ये भी एनसीईआरटी लेवल है, चेक कर लो, ये भी एनसीईआरटी लेवल है, चेक करो। x1 आपको पता है ना यार कि अल्फा डीके क्या होता है, बीटा डीके क्या होता है, गामा डीके क्या होता है, ये सब पता होगा। अब यहां पर देख लो आप, एटॉमिक नंबर 2 से कम हो रहा है, मास नंबर 4 से कम हो रहा है, तो पक्की बात है अल्फा पार्टिकल निकला होगा। यहां पर मास में कोई चेंज नहीं हो रहा है, एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जा रहा है, पक्की बात है बीटा रे निकली होगी, बीटा पार्टिकल निकला होगा। यहां समझ नहीं आ रहा क्या हुआ, बट हाँ मास नंबर चेंज नहीं हुआ, मास नंबर चेंज नहीं हुआ, ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल तो नहीं निकला होगा, बीटा निकल सकता है, क्या पता गामा भी निकल सकता है, क्योंकि गामा के पास पेनिट्रेटिंग पावर होती है, बट मास नहीं होता, चार्ज भी नहीं होता, तो कोई बात नहीं, अभी तो नहीं पता चल रहा। बट यहां पर देखो आप,
ये निकला है तो मास 4 यूनिट घटी है, 4 यूनिट मास घटी है तो 2 यूनिट यहां पर घटी होगी क्या, 4 यूनिट मास घटी है तो ये बात तो पक्का हो गया ना कि अल्फा पार्टिकल ही है, हीलियम न्यूक्लियाई। तो अब यहां पर ये 90 है तो ऑब्वियसली यहां पर क्या रहा होगा, यहां पर रहा होगा 92, यहां रहा होगा 92। तो भाई 91 से 92 हुआ तो ये जो X3 आपका है ये भी क्या हो गया, ये भी बीटा पार्टिकल हो गया। अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव होता है, बीटा पार्टिकल नेगेटिव होता है, सबको पता है। ये चीज कर लिया हमने, बिल्कुल स्कूल लेवल सवाल है भाई, देख लो। X1 will deflect towards negatively charged plate, X1 अल्फा है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव चार्ज प्लेट की तरफ मूव करेगा ऑब्वियसली। X2 is beta minus, X2 is beta minus obviously। X3 is gamma ray, ना गामा रे नहीं है वो बीटा माइनस है। गामा रे के पास ना कोई चार्ज है ना कोई मास होता है, तो यहाँ पे तो एक चार्ज में डिफरेंस आया है, बीटा माइनस है वो। Z is an isotope of uranium, हाँ बिल्कुल, यूरेनियम का भी जो एटॉमिक मास होता है 92 होता है, एंड दिस इज 92 to 34 आइसोटोप ऑफ यूरेनियम, फाइन। सो करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज A, B एंड D। अग्रीड। देखिए मार्क्स गिनते जाइए आप, कौन कौन से स्कूल लेवल वाले रिएक्शंस के या क्वेश्चंस के क्या क्या मार्क्स हैं। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 11, दिस इज फ्रॉम biomolecules I guess. So which of the following statements are true? Monosaccharides cannot be hydrolyzed to give polysaccharides, aldehydes and ketones. True. Definition from NCERT. Monosaccharide actually होते ही वही हैं जो further hydrolyze ना हो, obviously definition ही वही है, तो it cannot be hydrolyzed, fine, सही है। ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज विद ब्रोमीन वाटर गिव्स ग्लूटामिक एसिड, ना ये कहां से हो गया, ब्रोमीन वाटर के साथ आप ऑक्सीडाइज करते हो ग्लूकोज को तो आपका जो CHO है वो ऑक्सीडाइज होता है ऊपर वाला, और ग्लूटामिक एसिड तो एक अमीनो एसिड है यार, ये कहां से अमीनो एसिड आ गया। अब ये भी रिएक्शन NCERT में पढ़ा है, ग्लूटामिक एसिड तो एक अमीनो एसिड है, तो अमीनो एसिड कहां से आ गया, बिल्कुल बकवास ऑप्शन है ये। हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या मिलता है, क्या मिलता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, फ्रक्टोज होता है लीवो रोटेटरी, लेकिन नेट लीवो रोटेशन फ्रक्टोज की ज्यादा होती है, इसलिए जो आपका ऑप्टिकल रोटेशन है, जब आप सुक्रोज को हाइड्रोलाइज करते हो तो नेट ऑप्टिकल रोटेशन लीवो हो जाती है, जबकि सुक्रोज एक पॉजिटिव ऑप्टिकल रोटेशन वाला स्पीसीज है और इसी वजह से उसको इन्वर्ट शुगर बोल दिया जाता है। पढ़े हो ना, ये भी तो NCERT में लिखा हुआ है, देखना जाके। तो क्या ये लाइन कुछ बहुत विशेष लाइन थी, नहीं, ये भी NCERT की थी, खत्म करो। गिव्स डेक्स्ट्रो शुगर, 52 के आसपास इसकी पॉजिटिव में रोटेशन है, इसकी -90 के आसपास रोटेशन है। The two 6-membered cyclic hemiacetal forms of D-glucose are called anomers. देख लीजिए भाई, एनोमर का डेफिनेशन बताया है, एनोमर का डेफिनेशन बताया है, यस इट्स ट्रू। अब आप देखिए, आप खुद ही डिसाइड करिए ये NCERT लेवल था या नहीं, खुद ही डिसाइड करिए आप। तो एनोमर्स का डेफिनेशन ही वो है, दे आर साइक्लिक हेमीएसिटल्स, यस दे आर साइक्लिक हेमीएसिटल्स। आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपको बनाना आता होगा, तो आप एक बार यहाँ पर OH नीचे बनाते हैं एंड यही आप एक बार OH ऊपर बनाते हैं, अल्फा एंड बीटा फॉर्म्स, एंड दीज टू आर कॉल्ड एनोमर्स एंड दिस कार्बन इज कॉल्ड एनोमेरिक कार्बन। सो दीज आर द करेक्ट आंसर्स, A, C एंड D, दीज आर द करेक्ट आंसर्स। ठीक है भाई, बड़े अगले क्वेश्चन में। कैसा लग रहा है पेपर, भरोसा हो गया ना मेरी बातों पे। चलिए आइए, ये कुछ बड़ा सा रिएक्शन दिख रहा है, बट मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि ये भी NCERT लेवल ही होगा। चलो देखते हैं। सो दिस इज C6H10O। अब ये C6H10O से बहुत सारी बातें नहीं सोचनी, आप देखिए सभी 6 मेंबर्ड की रिंग है, तो बिल्कुल क्लियर समझ आ रहा है क्या है ये। 6 मेंबर की रिंग है, 10 हाइड्रोजन है, 10 हाइड्रोजन है, 6 मेंबर की रिंग है। मैं इधर ही बना देता हूँ, पीछे क्या जाना अब इसमें,
नीचे कुछ और तो नहीं है? नहीं, चलो तो यहीं पर बनाते हैं। तो देखो बेटा, 6 मेंबर की रिंग है, एक ऑक्सीजन है और यहां पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी दिख गया, तो ये कुछ और नहीं साइक्लोहेक्सेनॉन ही होगा। यही एक पहली चीज नजर आती है, दिस इज साइक्लोहेक्सेनॉन। अब आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इसमें डालोगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का Me माइनस यहां अटैक करेगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, उसको पानी से H+ मिल जाएगा और आपके पास आ जाएगा आपका Q। Q ऐसा है, OH एंड CH3, दिस इज Q। आ गया Q। अब इसमें कंसंट्रेटेड HCl डाल दिया गया है, ठीक है, कंसंट्रेटेड HCl डालोगे। सो कंसंट्रेटेड HCl डालोगे तो देखो क्या होना है, मैं इधर बता देता हूं, चलो फिर भी कुछ है नहीं बताने को इस पेपर में, तो इसी में थोड़ा टाइम पास कर लेता हूं। सो कंसंट्रेटेड HCl ये ऐसा है, ये OH है, ये प्रोटोनेट होगा, फिर ये निकल जाएगा, निकलने के साथ ही साथ एक कार्बोकैटायन बनेगा। ये कार्बोकैटायन 3 डिग्री का कार्बोकैटायन है, कोई रीअरेंजमेंट का सोचना भी मत, क्लोराइड लाइए, अटैक मारिए और आपके पास आपका S मेजर आ चुका है। सो दिस इज योर S मेजर, दिस इज योर S मेजर। यहां पर आपके पास है क्या था, मिथाइल, और यहां पर लगा क्लोराइड, ठीक है, दिस इज योर S मेजर। अच्छा, अभी देखिए क्या करा जा रहा है, 20% H3PO4, H3PO4 is a dehydrating agent, it dehydrates via E1 mechanism, 360 केल्विन, ठीक ठाक अमाउंट ऑफ हीट है, तो Q का डिहाइड्रेशन करके R बनाया जा रहा है, करो इसका डिहाइड्रेशन। अब क्या डिहाइड्रेशन करोगे, E1 एलिमिनेशन से डिहाइड्रेशन करो, यहां से OH है, अब ऑब्वियसली आप इधर से H हटाओगे, कार्बोकैटायन बनाना और H को इधर गिरा देना, निकल जाएगा। R क्या आ गया, सो R भी बहुत क्लियर कट समझ में आ रहा है, ये आपका R है, दिस इज योर R। अब इस R में क्या किया गया है, बेंजोइल परऑक्साइड, ये सब नीट लेवल, मेंस लेवल, स्कूल लेवल के सवाल हैं, एंटी मार्कोनिकोव एडिशन कराया गया है, तो U बन गया है, एंटी मार्कोनिकोव एडिशन करा दीजिए HBr का और U बना दीजिए U, ऐसा ये U है। H2 निकल और फिर ब्रोमीन लाइट R में, H2 निकल डालोगे तो क्या होगा भाई, H2 निकल डालोगे तो ये मिथाइल साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ब्रोमीन यूवी लाइट, तो ब्रोमीन के जो रेडिकल सब्स्टिट्यूशंस होते हैं, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस FRSR, इसका जो FRSR होता है काफ़ी सिलेक्टिव होता है, ये चाहता है मैं एक ऐसा रेडिकल बनाऊं जो कि बहुत स्टेबल हो, नाम रोशन करे, ऐसा रेडिकल बनाऊं। तो यहां पर आप देख सकते हैं एक टर्सरी हाइड्रोजन अवेलेबल है, ये वाला हाइड्रोजन हटेगा और यहां बनेगा रेडिकल, और ये रेडिकल यहां आया तो फिर Br भी वहीं लगेगा, इसमें क्या बड़ी बात है, तो Br भी वहीं लगेगा, तो बस ये आपका आंसर है, ये हुआ T। और अब आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई कर लेना है कहां पर क्या कौन सी चीज थी। अब ऑप्शन देख लो, ठीक है, S ये था क्या, ये हमारे पास बनी हुई चीजें हैं, अब ये थोड़ा सा देखकर वैसा लग रहा है, तो S तो हमारा ये था, तो ये S कहाँ दिख रहा है, ये वाला S ये यहाँ दिख रहा है, ठीक है, देखो ये S ये वाले ऑप्शन में दिख रहा है, और U भी यही था ना, U भी कहाँ बनाया था मैंने, U U U U ठीक है, ये थोड़ा सा ना ऐसा हो गया है, बट आप देख सकते हैं U हमारा क्या था, U इधर था, ये परऑक्साइड वाला बनाया था, तो यही तो था U, ये यहाँ पे लगाया था, ठीक है। सो ऑप्शन C इज करेक्ट, ये तो गलत है, S ही गलत बना है, यहाँ पर भी S गलत बना है। अच्छा D क्या है, U ये है, बिल्कुल U ये है, T क्या है, T कहाँ था यार, देख लो T T T T T, बिल्कुल T भी वही है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के साथ मैंने T ऐसा ही बनाया, एंड सो आवर फाइनल आंसर्स आर ऑप्शन C एंड ऑप्शन D। देख लीजिए, आप खुद ही बताइए क्या ये NCERT लेवल रिएक्शन नहीं था, कमेंट करके बताएं मेरे को आप,
ठीक है, इजी है कि नहीं पेपर। ठीक है, जब भी देखेंगे सॉल्यूशंस, अभी तो फिलहाल बच्चे कम देखेंगे, बट जब भी सॉल्यूशन देखेंगे आप तो बताइएगा जरूर कमेंट करके कि आपको ये लेवल कैसा लग रहा है पेपर का। ठीक है, ओके देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू शेयर अवर वीडियोज विद अदर्स।